ये जी हजार। हजार। जी सर। कन्फाइन स्पेस पढ़ा था हमने, है ना? कल नहीं परसों, कल थोड़ा इशू था कुछ। ये कन्फाइन स्पेस, एग्जाम्पल ऑफ कन्फाइन स्पेस, ये हैजार्ड से खतरा, टॉक्सिक गैस, फ्यूम एंड वेपर सच एज CO एंड H2S। इस टाइप का हैजार्डियस, है ना, जहरीले गैस, फ्यूम और वेपर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? कन्फाइन स्पेस के अंदर। ये खतरा होता है। फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल मटेरियल हो सकते हैं। फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल मटेरियल मतलब ज्वलनशील मटेरियल पदार्थ, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, LPG, ये भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर मिल सकता है। ये खतरा होता है। लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस, है ना, कन्फाइंड स्पेस के अंदर आने और जाने के लिए लिमिटेड, है ना, सीमित सोर्स होंगे अंदर आने और बाहर जाने के लिए। इसके लिए ये भी एक हजार है, खतरा है ना। क्यों भाई? कन्फाइंड स्पेस के अंदर अधिक से अधिक लोग चले जाएंगे। अगर कुछ इमरजेंसी इशू होता है तो जल्दी से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए लिमिटेड, अगर लिमिटेड एसेस एंड एग्रेस होगा, आने और जाने के लिए रास्ता होगा, है ना, लिमिट में, वो भी एक तरह से खतरा है। लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना, प्रकाश की कमी। अगर प्रकाश की कमी है भाई तो ये भी एक हजार है। कहाँ पे? कन्फाइंड स्पेस में। आप देख सकते हैं ऐसा होता है कन्फाइंड स्पेस। ये याद रखिए, ये यहाँ पे नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल लाइट का व्यवस्था कराया गया है ना, बल्ब वगैरह लगाया, देखो ना साइड में नेचुरल लाइट, इसके अंदर लाइट रहेगा नहीं, तो ये भी एक तरह से हैजार्ड है। जब लाइट नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, तो क्या खतरा होगा ना भाई, काम करने में कठिनाई होगी, वर्कर सही से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये भी एक तरह से क्या है? हैजार्ड है, खतरा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी, है ना, कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। ये भी एक तरह से क्या है? खतरा है भाई। कहाँ पे? कन्फाइंड स्पेस के अंदर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनरिचमेंट, है ना, डिफिशियंसी ऑक्सीजन का या इनरिचमेंट हो, दोनों तरीके से क्या है भाई? नुकसान है। अधिक हो जाए, कम हो जाए, दोनों केस में क्या है? खतरा है। कहाँ पे? कन्फाइंड स्पेस में। ऑक्सीजन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इन दोनों केस में खतरा होगा। कहाँ पे? कन्फाइंड स्पेस में। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, अपर्याप्त कम्युनिकेशन होना, है ना, जैसे जो भी वर्कर है कंपनी में, वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा है, और जो बाहर व्यक्ति है उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन, बातचीत नहीं हो पाना सही से, ये भी एक प्रकार का क्या है? खतरा है। जब कोई भी बात सही से एक दूसरे को शेयर नहीं हो पाएगा तो क्या है? वो भी एक तरह से खतरा है भाई। बराबर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? कुछ खतरा कम वहाँ पे हो सकता है। तो ये भी एक हजार हो गया। चलिए, अब है इम्प्रॉपर एसेस इक्विपमेंट। इम्प्रॉपर एसेस इक्विपमेंट भी भाई हैजार्ड है ना। अपर्याप्त एसेस इक्विपमेंट, कहीं भी पहुंचने के लिए, है ना, अपर्याप्त इक्विपमेंट, जैसे लेडर का व्यवस्था ना हो, सीढ़ी का व्यवस्था ना होना, ये भी एक तरह से क्या है?
खतरा हैजार्ड है कहाँ पे, कन्फाइंड स्पेस के अंदर। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अधिक होना, ये भी एक खतरा है। कि अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर टेम्परेचर अधिक है तो ये भी क्या है भाई, एक खतरा। हैजार्ड है, खतरा है। बायोलॉजिकल हैजार्ड, हाई टेम्परेचर, कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक हो गया। बायोलॉजिकल हैजार्ड, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, है ना, वो भी एक तरह से कन्फाइंड स्पेस में खतरा है। बायोलॉजिकल हैजार्ड मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस मिल सकते हैं। जिस कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप काम करने जाइएगा वहां पे बायोलॉजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल खतरा भी है, जैसे उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। अब है एक्सेसिव नॉइज, अत्यधिक शोरगुल। अब जैसे कन्फाइंड स्पेस है उसके अंदर कोई भी काम होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, आवाज बहुत ज्यादा गूंजेगा, बहुत ज्यादा, थोड़ा भी आवाज होगा तो बहुत ज्यादा आवाज आएगा उससे, है ना, तो नॉइज मतलब ज्यादा नॉइज होगा, शोर होगा, वो भी एक तरह से क्या है, हैजार्ड है। उससे कान को इफेक्ट पड़ सकता है। इनकॉम्पिटेंट पर्सन, कैसा पर्सन हो भाई, कैसा व्यक्ति वहां पे, इनकॉम्पिटेंट, है ना, जिसको नॉलेज कम, है ना, इनकॉम्पिटेंट है, वो भी वहां पे एक तरह से खतरा है। जो भी व्यक्ति उसके अंदर काम करने गया है कैसा हो, इनकॉम्पिटेंट हो, है ना, उसको उस काम का नॉलेज बहुत कम हो, वो भी एक प्रकार से भाई क्या है, वहां पे खतरा, हैजार्ड है। उसके बाद देखेंगे भाई इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, है ना। अब कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपको बताए थे भाई कि बैटरी वैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, डीसी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है लाइट वगैरह जलाने के लिए, या वेल्डिंग वगैरह का काम चलता है कभी कभी उसके अंदर, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड भी एक तरह से खतरा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। इंसेक्ट वगैरह, इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा, है ना, कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या है भाई, अगर क्या कीड़ा मकोड़ा भी एक तरह से खतरा है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर, है ना, जहाँ आप काम करने जाएंगे वहां पे कीड़ा मकोड़ा भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वो भी एक तरह से हैजार्ड है। इंसेक्ट भी क्या है, हैजार्ड है। स्लिप ट्रिप एंड फॉल, स्लिप ट्रिप एंड फॉल भी क्या है, एक तरह से खतरा है। जैसे कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई स्लिप करके गिर सकता है ना, तो स्लिप ट्रिप भी क्या है, एक खतरा है। स्लिप करके ट्रिप हो जाना मतलब जैसे स्लिप करना, पैर स्लिप हो गया, कोई गिर गया, या पैर कहीं फंस गया, कोई गिर गया, तो ये भी एक तरह से क्या है, खतरा है। चलिए, हैजार्ड क्लियर है। यहाँ हैजार्ड में कोई समझ में नहीं आया आपको, बताइए, इसमें कोई चीज नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से समझाएंगे। ये खतरा होता है, क्या है खतरा, ये बताइए, एक एक पॉइंट को बताइए। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए हमसे। सर बायोलॉजिकल में क्या खतरा आएगा? बायोलॉजिकल हैजार्ड होता है, बताते हैं आपको। जैसे कन्फाइंड स्पेस के अंदर बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैसे उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस हो सकता है। वायरस बैक्टीरिया नहीं होता है, जी सर। कन्फाइंड स्पेस के अंदर बैक्टीरिया और वायरस आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो नुकसान करने वाला क्या है, कीटाणु मिल सकते हैं, वायरस मिल सकते हैं उसके अंदर, कन्फाइंड स्पेस के अंदर। जैसे ये ड्रेनेज के अंदर कोई जाएगा, ड्रेनेज है, ये क्या है, ड्रेन है भाई। इस रोड के अंदर अंदर क्या बनाया गया है, ड्रेनेज पाइपलाइन, जिसमें कूड़ा कचरा, है ना, गंदा पानी बहाया जाता है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, वायरस और बैक्टीरिया नहीं हो सकते हैं, जिसके हम्म। कारण क्या है, खतरा हो सकता है आपको। अब गंदा पानी रहेगा तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया ही रहेगा, वायरस ही रहेगा,
जैसे आप लोग नाम सुने होंगे हेपेटाइटिस बी का, नाम सुने हैं ना? हाँ सुने सर। जी सर। क्या है ये? पानी, गंदा पानी में ये वायरस पनपता है ना? गंदा पानी पीने से, गंदा बहुत ज्यादा पानी है तो उसमें वायरस होता है। तो ये वायरस वगैरह जो है ना, बायोलॉजिकल हैजार्ड मतलब उसमें बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। तो उस तरह से बायोलॉजिकल हैजार्ड भी क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड का मतलब ही होता है बैक्टीरिया और वायरस, है ना? तो ये भी खतरा वहां पे होता है। और कोई? अब बैक्टीरिया वायरस से कैसे नुकसान है? कोई वर्कर काम करने जाएगा, हाथ वगैरह से टच करेगा या सांस लेगा तो किसी एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से या हाथ वगैरह के माध्यम से उसके शरीर के अंदर वो वायरस बैक्टीरिया चला जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। तो ये खतरा है। और बताइए। लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, लैक ऑफ क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? इंसेक्ट्स। क्लियर है सर। क्लियर। कंट्रोल मेजर देखेंगे हम लोग, है ना? सबसे पहले डोंट वर्क इनसाइड ऑफ कन्फाइंड स्पेस इफ इट पॉसिबल टू डू द वर्क इन सम अदर वे, है ना? डोंट वर्क इनसाइड मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम को नहीं करना है सबसे पहले, है ना? इन सब खतरा से बचने का उपाय क्या है भाई? स्लीप ट्रिप हैजार्ड है, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा खतरा है वहां पे उसके अंदर, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है ना? जो भी खतरा है इन सब से बचने का सबसे मेन उपाय क्या है? सबसे पहले क्या करना है कि उसके अंदर जाके काम ही नहीं करना है। तब इफ इट इज पॉसिबल, है ना, अगर यह संभव है तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके काम को नहीं करना है ना? टू डू द वर्क इन सेम अदर वे, है ना? उस काम को दूसरे तरीके से कर लेना है, उसके अंदर नहीं जाना है। अगर ये पॉसिबल है, संभव है, तब सबसे पहला उपाय ये करना है कि भाई कन्फाइंड स्पेस में जाना जरूरी है क्या? अगर संभव है, बाहर से ही काम हो सकता है तो बाहर से करवा लेना है, जाना ही नहीं है। और जब उसके अंदर कोई जाएगा नहीं तो ऐसे ही खतरा खत्म हो गया। तो सबसे पहले ये देखना है। दूसरा, if confined space entry is the only one way to do the work, then a competent person must be carry out a risk assessment. यदि कन्फाइंड स्पेस एंट्री करने के लिए मतलब उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए ओनली वन वे टू डू द वर्क, है ना, एक ही रास्ता है उसके अंदर जाके काम करने के लिए, तो वहां पे क्या करना है भाई? किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ना वहां पे रिस्क असेसमेंट, उसके अंदर जो भी रिस्क है उसका मूल्यांकन कराया जाएगा, है ना? अवश्य कराना चाहिए, तभी उसके अंदर किसी को काम करने जाना है। मतलब उसमें जो भी खतरा है उसको मूल्यांकन कर लेना है, असेसमेंट कर लेना है, तभी किसी को काम करने के लिए लागू करना है। इसके बाद है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट बी डेवलप फॉर द कन्फाइंड स्पेस एंट्री। जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है मतलब किसी भी काम करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, किसी काम को कैसे किस तरीके से सुरक्षित किया जाए कि वो सेफली सुरक्षित, है ना, सही ढंग से इफेक्टिवली काम हो जाए और किसी वर्कर को या संपत्ति को ना या इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो और सुरक्षित काम भी हो जाए, उस सिस्टम को डेवलप करना है, मतलब उसी के थ्रू वहां पे काम करवाना है। उसके बाद है इमरजेंसी अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट भाई? इमरजेंसी शुड बी डन सच एज ए रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम एंड फायर फाइटिंग टीम, है ना? जो इमरजेंसी अरेंजमेंट होगा, है ना, जैसे इमरजेंसी टीम, सॉरी, फायर फाइटिंग टीम, रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, भाई कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम चल रहा है, कुछ इमरजेंसी हो गया, किसी का अंदर तबीयत खराब हो गया, कोई बेहोश हो गया, है ना, या आग लग गया, है ना, उस केस में उस इमरजेंसी से निपटने के लिए वहां पे पहले से टीम को क्या करना है? व्यवस्था करके रखना है, ताकि जब कुछ घटना घटे तो किसी चीज को वहां पे ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे कोई व्यक्ति उसमें बेहोश हो गया तो उसको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम,
कोई व्यक्ति का क्या हुआ भाई, तबीयत खराब हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिकल टीम, आग लग गया तो आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग टीम, ये सब चीज का क्या अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर आपका कन्फाइन स्पेस एंट्री मस्ट बी अंडर परमिट टू वर्क कंट्रोल ओनली, है ना। अब देखिए जो कन्फाइन स्पेस में एंट्री होगा क्या होगा, क्वेश्चन काला है। Yes. कन्फाइन स्पेस एंट्री मस्ट बी अंडर परमिट टू वर्क ओनली, है ना। कन्फाइन स्पेस के अंदर अगर एंट्री करना है तो जो परमिट टू वर्क का कंट्रोल होता है ना, परमिट वर्क थ्रू जो भी नियम बताया गया है ना, उसके द्वारा ही एंट्री कराना है, परमिशन लेके, है ना। परमिशन लेना है और कन्फाइन स्पेस में व्यक्ति को भेजना है, मटेरियल भेजना है, इक्विपमेंट भेजना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर जाएगी, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या खतरा होगा, क्या सेफ्टी फॉलो करना है ना, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर लेके जाना है, वो सब चीज का परमिशन होना चाहिए, तभी उसके अंदर क्या करना है, एंट्री करना है। ऑल इन्वॉल्व पर्सन मस्ट बी ट्रेंड, जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे कहाँ पे, कन्फाइंड स्पेस के अंदर, वो सभी क्या होने चाहिए भाई, ट्रेंड होने चाहिए, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग मिला हुआ होना चाहिए, वही लोग उसके अंदर काम करने जाएंगे। इंश्योर द आइसोलेशन बिफोर एंट्री, सुनिश्चित कर लेना है भाई, क्या सुनिश्चित करना है कि एंट्री करने से पहले जो कन्फाइन स्पेस है उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको आइसोलेट कर देना है। जैसे कुछ कॉन्स्टेबल मटेरियल है, कुछ कॉन्स्टेबल मटेरियल है ना, जो जल सकता है वहां पे, जैसे अंदर वाटवर काम चल रहा है, वेल्डिंग कटिंग का काम चल रहा है, वहां पे कुछ कॉन्स्टेबल मटेरियल है तो जल सकता है, या कुछ इलेक्ट्रिकल वाले, मतलब वैसी चीज है जिससे नुकसान हो सकता है, उसको आइसोलेट कर देना है, मतलब उसको वहां से हटवा देना है या उसको कवर करवा देना है, सेफ कर देना है, सुरक्षित कर देना है ना, एंट्री उसके अंदर जाने से पहले, है ना। फिर क्या है भाई, चेक द ऑक्सीजन लेवल एंड मॉनिटरिंग O2 लेवल कंटिन्यूअसली, क्या करना है भाई, जो ऑक्सीजन का लेवल है ना, उसको क्या करना है, चेक कर लेना है, ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है, क्या या 19.5 से 23.5 के बीच में ऑक्सीजन है कि नहीं है ना, उसको और क्या करना है भाई, ऑक्सीजन लेवल को कंटिन्यूअसली क्या करना है, मॉनिटरिंग करते रहना है। चेक गैस लेवल, है ना, गैस लेवल भी चेक करना होगा। चेक गैस लेवल एलियल, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो एलियल होता है ना, उसको भी चेक करवाते रहना है। गैस जो कन्फाइन स्पेस के अंदर गैस है उसका लेवल क्या है, इस चीज को क्या करना है, रेगुलर चेकअप करवाते रहना। उसके बाद है जॉब रोटेशन एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ वर्क, जॉब को रोटेट करना है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति काम करने के लिए गया है तो उसको क्या करना है, उस व्यक्ति को दोबारा नहीं देंगे। ड्यूरेशन जो है उसका, उसको रिड्यूस कर देना है, जैसे उसका काम मतलब कम कराना है उसका। एक तो रोटेट करना है, जैसे कोई काम करने गया वापस बुला कर किसी और को भेज दिया गया, मतलब किसी भी व्यक्ति को लगातार उसमें ज्यादा देर तक काम नहीं कराना है, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ऐसा प्रणाली, कोई जाए कुछ काम किया चला आया, फिर उसके बाद कोई और गया कोई और गया, ऐसे करके रोटेशन प्रणाली अपनाना है। इससे क्या होगा, वर्कर सेफ और सुरक्षित रहेंगे।
फिर इसके बाद है इनलेट एंड आउटलेट वेंटिलेशन मस्ट बी प्रोवाइड। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जहाँ पे वेंटिलेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां पे भाई पर्याप्त नहीं होता है क्या, वेंटिलेशन, मतलब वहां पे लाइट प्रकाश पर्याप्त नहीं पहुंचता है, और साथ साथ वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं रहता है। तो उसके लिए वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए कि अंदर सुरक्षित हवा जा सके, है ना। और अंदर का जो क्या है हैजार्डियस और टॉक्सिक एयर है वो बाहर जा सके, उसके लिए वेंटिलेशन का व्यवस्था कराना है। जैसे बॉयलर लगाते हैं, देखो ये लगा है पिक्चर में, ये क्या करता है भाई, ये अंदर जो हवा होता है उसको बाहर फेंकता है और बाहर से स्वच्छ हवा को अंदर डालता है। इसको ब्लोअर बोलते हैं, ब्लोअर। ब्लोअर। Provide competent attendant and at entry point and integrate inside the confined space। क्या करना है भाई, प्रोवाइड कराना है कॉम्पिटेंट अटेंडेंट को। किसको भाई, कॉम्पिटेंट जो जानकार अटेंडेंट को, है ना। कहाँ पे, एंट्री पॉइंट एंड एंट्रेंस इनसाइड, मैंने एंट्री करना है अंदर, जहाँ एंट्री कर रहा है वहां पे, है ना। क्या करना है भाई, इसको वहां ना पे एक जानकार एक्सपीरियंस व्यक्ति को रखना है ना, जहाँ पे लोग एंट्री कर रहे हैं वहां पे। प्रोवाइड ऑल प्रॉपर पीपीईज अकॉर्डिंग टू द जॉब सच एज स्काबा, फुल बॉडी हार्नेस etc, है ना। पीपी जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है ना। तो कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए जितना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट हो गया, स्काबा हो गया, हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, गूगल मास्क, ये सभी चीज क्या करना है, उनको प्रोवाइड कराना है, देना है भाई, कि पहन करके उसके अंदर काम करना जाना जाए। फिर प्रोवाइड मिनिमम 24 वोल्ट लाइटिंग। 24 वाट से ज्यादा का ब्लॉक नहीं यूज करना। क्या प्रोवाइड कराना है भाई, मिनिमम 24 सॉरी वाट मैक्सिमम 24 वोल्ट लाइटिंग, है ना। अधिक से अधिक 24 वोल्ट तक ही क्या करना है वहां पे, लाइट का व्यवस्था कराना है, उससे ज्यादा नहीं कराना है। प्रोवाइड प्रॉपर मीन्स फॉर एसेस सच एज लेडर और ट्रिप, है ना। उसके अंदर काम करने के लिए वर्कर को, है ना, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वहां पे एसएस लेडर का व्यवस्था कराना है। प्रोवाइड बैरिकेडिंग एंड टैग अराउंड कन्फाइंड स्पेस। जहाँ भी कन्फाइंड स्पेस पे हुआ कन्फाइंड, वहां पे चारों तरफ से क्या करना है, बैरिकेड करा देना है, घेराबंदी करवा देना है। ठीक है। प्रोवाइड गुड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज लाइट, रोप, वॉकी टॉकी etc, है ना। अब कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी वर्कर काम करेंगे, है ना, उनको काम करने के लिए, है ना, क्या क्या व्यवस्था कराना भाई, वॉकी टॉकी, लाइट, रोप, है ना। जो वॉकी टॉकी होता है, देखिए वॉकी टॉकी कैसा होता है, ये हवा से ये व्यवस्था वहाँ पे कराना है। देख रहा नहीं, सब वॉकी टॉकी है। यूज कैसे होगा? ये कैसे काम करता है भाई, तो चैनल सिस्टम पे सबका चैनल एक से एक जैसा मिला दीजिए, और कोई एक व्यक्ति बोलेगा तो जितने लोग के पास वॉकी टॉकी रहेगा सबके पास मैसेज जाएगा। एक व्यक्ति अगर मैसेज छोड़ेगा ना, तो जितने लोगों के पास वॉकी टॉकी रहेगा सबके पास मैसेज चला जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन के लिए ये व्यवस्था होना चाहिए। अब देखिए कंसिडरेशन पॉइंट, है ना, किन किन पॉइंट को ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले
लेवल ऑफ सुपरविजन के लेवल को देखना है कि जो कन्फाइन स्पेस में काम चलेगा, है ना, वहाँ पे उस काम को देख रेख करने के लिए एक बढ़िया लेवल रेडी करना है, मतलब अच्छे वहाँ पे स्टाफ रखना है ताकि उस काम को सही से कराया जा सके। मतलब उन स्टाफ के अंदर, उस लोगों के अंदर वो काम सुरक्षित और सेफली हो। कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल डूइंग द वर्क, हाँ, जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं कन्फाइन स्पेस के अंदर, उनका कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी कहने का मतलब उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस काम का नॉलेज होना चाहिए, ये चीज आपको देखना है। तो बिना नॉलेज, बिना कॉम्पिटेंसी वाला व्यक्ति वहाँ कोई काम नहीं करेगा। कम्युनिकेशन मेथड टू बी यूज इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, जो कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, जैसे जो बाहर लोग हैं, अंदर लोग काम कर रहे हैं या बाहर है, उनसे कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए जो मेथड बनाया गया है ना, उसको यूज करना है। कहाँ पे? कन्फाइंड स्पेस के अंदर। एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग एंट्री, कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करने से पहले कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करने से पहले वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या होना चाहिए भाई? टेस्ट हो जाना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए भाई, कि उसके अंदर कौन सा गैस है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, इन सब चीज को क्या करना है भाई? टेस्ट करवा लेना है, तभी उसके अंदर किसी को एंट्री कराना है। वेंटिलेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग एंट्री, वेंटिलेशन मतलब उसके अंदर जो क्या है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ का हवा जो है ना, शुद्ध रखने के लिए, मतलब उसके अंदर जो एयर है शुद्ध रखने के लिए क्या करना है भाई? वेंटिलेशन का व्यवस्था कराना है, ताकि अंदर का हवा बाहर और बाहर का हवा अंदर जा सके। रिमूवल ऑफ रेसिड्यूस, है ना, रिमूव कराना है भाई, जो भी क्या है अवशेष है, मतलब बेकार चीजें हैं कहाँ पे? कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उसको वहां से हटा देना। कहाँ पे? जिस कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम चलेगा, जहाँ वर्कर काम करने जाएंगे, है ना, वहां पे क्या करना है भाई? उन सब चीजों को वहां से हटवा देना है, जो बेकार चीज है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उन सब चीजों को वहां से निकलवा देना है। कहाँ से? कन्फाइंड स्पेस के अंदर से। आइसोलेशन एंड लॉक ऑफ गैस पाइप, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल हैजार्ड, क्या करना है भाई? आइसोलेशन करवा देना है। जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर गैस पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिकल लाइन है, या कोई मशीन है, उन सब चीजों क्या करना है? आइसोलेट करना है, लॉक कराना है, मतलब उनको कवर करवा देना है, बंद करा देना है, लॉक करा देना है, ताकि उससे किसी वर्कर को नुकसान न हो। पीपी's रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस विच में इंक्लूड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, है ना। देखिए, जो पीपीज दिया जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाएगा, कहाँ पे? जो वर्कर काम करेंगे कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए भाई? तो RAP, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मतलब सांस लेने के लिए उनको एक, है ना, प्रोटेक्शन देने के लिए भाई वहाँ पे RPE मतलब स्काबा वगैरह देना जरूरी है ना। उस पीपीज के साथ वो चीज भी उनको देना है, ताकि, है ना, वर्कर क्या कर सके? स्वच्छ हवा सांस ले सके, इसके लिए।
अब देखिए सेफ एंड क्विक एसेस एंड एग्रेस मेथड है ना। सेफ मतलब सुरक्षित और तुरंत, मतलब क्विक एसेस एंड एग्रेस मतलब उसके अंदर आने और जाने के लिए सुरक्षित और क्विक जो भी मेथड होगा वो वहां पे होना चाहिए कि कैसे सुरक्षित उसके अंदर, सुरक्षित मतलब सेफली और तुरंत उसी क्षण उसके अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा सके और बाहर आ सके। इसके लिए एक मेथड तैयार करके वहां पे रखना है। फायर प्रिवेंशन मेजर है ना, क्या करना है भाई, फायर प्रिवेंशन मेजर, आग से बचने का उपाय भी वहां पे कर लेना है कि भाई अगर आग लगेगा उससे बचने का उपाय क्या किया जाएगा। तो फायर प्रिवेंशन मेजर भी है वहां पे रखना है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर रख लेना है आग बुझाने के लिए, है ना, फायर ब्लैंकेट रख लेना है, फिर लाइटनिंग विच इज सुटेबल एंड सेफ टू यूज इन द एटमोस्फियर इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। क्या करना है भाई, लाइटनिंग का व्यवस्था, प्रकाश का व्यवस्था कराना है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, है ना, ताकि उस प्रकाश के माध्यम से लोग सुरक्षित काम कर सके, है ना। और व्यवस्था सुरक्षित कराना है कि उस लाइटनिंग की व्यवस्था से किसी तरह किसी वर्कर को नुकसान ना हो, ये ध्यान देना है आपको वहां पे। इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ बॉडी साइज एंड फिजियोलॉजी, है ना, कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या करना है भाई, बॉडी साइज एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है ना, वहां पे मानसिक और हल्के इंसान को, जैसे ज्यादा मोटे इंसान को उसके अंदर नहीं भेजना है, ये भी ध्यान देना है। उससे क्या होगा भाई कि अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर कुछ तबियत वगैरह बिगड़ गया तो फिर उसको निकालने में क्या होगा, कठिनाई होगा, रेस्क्यू करने में कठिनाई होगा। तो ये ध्यान देना है कि उसके अंदर ज्यादा वजन वाले, ज्यादा मोटे लोगों को नहीं भेजना है। इमरजेंसी एंड रेस्क्यू अरेंजमेंट टू कोप विथ फोर्सेबल इमरजेंसी, है ना, अगर संभावना है या कुछ ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे कुछ आपातकालीन इमरजेंसी हो सकता है तो उन सब से निपटने के लिए इमरजेंसी व्यवस्था करना है, जैसे एम्बुलेंस रखना है, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम रखना है ना, वहाँ पे एम्बुलेंस रखना है, फर्स्ट एड किट रखना है, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम रखना है, फायर ब्रिगेड रखना है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो तो वहां से उससे निपटा जाए। ये सब ध्यान देना है। अब देखिए, एंट्री पास परमिट मस्ट बी इंक्लूड, एंट्री परमिट देखेंगे हम लोग। परमिट स्पेस टू बी एंट्रीड, है ना, किस स्थान पे एंट्री करना है उसके लिए अनुमति, है ना, लेना होगा, है ना। वहां पे भाई एंट्री परमिट होना चाहिए, तभी उसके अंदर एंट्री करना है, और जहां एंट्री करना है उसके लिए
अब कन्फाइंड स्पेस में किस जगह एंट्री करना है उसका परमिट होना चाहिए। पर्पस ऑफ द एंट्री, किस काम के लिए एंट्री कर रहे हैं, क्या पर्पस है, किस उद्देश्य से उसके अंदर आप जा रहे हैं, है ना, ये भी वहां पे सुनिश्चित होना चाहिए। डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द एंट्री परमिट, किस डेट को जा रहे हैं और कितना देर के लिए जा रहे हैं, जैसे कौन सा डेट है और कितना घंटा के लिए जा रहे हैं, ये भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। ऑथराइज एंट्रेंट एंड अटेंडेंट, जहां आप एंट्री करेंगे उसके अंदर या जहां अटेंडेंट रहेगा उसके द्वारा ऑथराइज हो, मतलब वो ऑथराइज करेगा तभी उसके अंदर आपको जाना है। एंट्री सुपरविजर एंड प्लेस फॉर सिग्नेचर, एंट्री सुपरविजर एंड प्लेस फॉर, उस परमिट के ऊपर क्या होना चाहिए भाई, एंट्री सुपरविजर होगा और प्लेस फॉर सिग्नेचर, उन सब के लिए क्या होना चाहिए भाई, उनके सिग्नेचर का वहां स्थान होना चाहिए। कहाँ पे, वो जो एंट्री परमिट है उसके ऊपर, जो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए जो परमिट होगा उसके ऊपर भाई क्या होना चाहिए, एंट्री सुपरवाइजर का, है ना, वहां पे सिग्नेचर के लिए भाई स्पेस होना चाहिए। परमिट, हैजार्ड ऑफ द परमिट स्पेस, जहाँ के लिए अनुमति मिला है, जहाँ आप काम करने जाएंगे वहां पे क्या क्या खतरा है वो भी परमिट के ऊपर मेंशन होना चाहिए। जो परमिट लेंगे ना वहां मेंशन होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या खतरे हैं। आइसोलेशन मेजर, हैजार्ड कंट्रोल, पर्जिंग, वेंटिलेशन, ईटीसी, है ना, जैसे अगर उसके अंदर कुछ खतरनाक चीज है तो उन सब चीज को हटवाना है, उससे बचना है। तो शुद्धिकरण, शुद्ध कर लेना है कि उसके अंदर कोई हजारियस गैस वगैरह, और उसके अंदर जो एयर है उसको क्या रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए वेंटिलेशन का उपयोग कराना है, ताकि जैसे भाई वेंटिलेशन के लिए वहां पे बॉयलर वगैरह का व्यवस्था कराना है, ताकि चलिए टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट इनिशियल पीरियोडिक विथ इनिशियल नेम एंड टेस्टर टाइम, है ना। टेस्ट रिजल्ट जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या रहेगा भाई, गैस रहेगा, हैजार्डियस गैस रहेगा, है ना, उसका रिजल्ट क्या है ना, कब कब वो टेस्ट किया गया है ना, टेस्ट कौन किया है और क्या समय है, उन सब का नाम उसके ऊपर जो एंट्री परमिट है उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा, है ना, कि भाई जो टेस्ट किया गया कन्फाइंड स्पेस के अंदर वहां पे क्या क्या गैस है, कब टेस्ट किया गया, किसके द्वारा टेस्ट किया गया, क्या समय था, ये सब चीज वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल एंड मींस टू सुमन, मतलब कन्फाइंड स्पेस के पास में क्या होना चाहिए भाई, रेस्क्यू और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल होना चाहिए, है ना, और उसका साधन, है ना, साधन मतलब उन सब चीज से निपटने के लिए जो भी साधन है वो भी वहां होने चाहिए। जैसे रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू किट हो गया, एम्बुलेंस हो गया, इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एडर हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया, ये सारी सुविधा वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसीजर बिटवीन एंट्रेंट एंड अटेंड, जो कम्युनिकेशन प्रोसीजर होगा भाई बिटवीन किसके लिए, एंट्रेंट एंड अटेंड, एक बाहर जो व्यक्ति रहेगा, एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर रहेगा, उनसे बात करने के लिए जो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर है वो वहां पे होना चाहिए। कैसे भाई, जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर है जो बाहर है उनके बीच कैसे बातचीत हो उसका प्रोसीजर वहां पे होना चाहिए। ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट जैसे पीपीज, टेस्टिंग या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, है ना,
ये सब चीज भी वहाँ पे होने चाहिए। जो भी नेसेसरी आवश्यक पीपीज है, इक्विपमेंट है, वो सब चीज वहाँ पे होना चाहिए। अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एडिशनल परमिट हॉट वर्क, है ना। जैसे अदर कुछ इंफॉर्मेशन है, आवश्यक इंफॉर्मेशन है, या अदर कोई परमिशन लेना है, जैसे हॉट वर्क कराना है, वो सिर्फ चीजें उसके अंदर परमिट के अंदर मेंशन हुआ होना चाहिए। ये था कन्फाइंड स्पेस का, है ना, जो एंट्री करने से पहले जो लिया जाता है। किस जगह एंट्री करना है भाई सबसे पहले, दूसरा पर्पस किस काम से एंट्री करना है, तीसरा कब किस डेट को करना है, किस समय कितने देर के लिए करना है, कौन ऑथोरिटी दे रहा है आपको अंदर जाने के लिए, है ना। फिर वहां पे जो सुपरवाइजर है उसका साइन होना चाहिए, क्या क्या खतरा है उसके अंदर, और एंट्री करने से पहले किन किन चीजों को वहां से क्या किया गया, आइसोलेट कर दिया गया है, किस किस क्या क्या खतरा है उसके अंदर, कैसे उससे बचना है, और अंदर जो क्या है एटमोस्फेयर है उसको कैसे शुद्ध करना है, ये सब व्यवस्था, उसके लिए वेंटिलेशन होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट करने के बाद मतलब क्या उसके अंदर गैस है, कौन कौन सा खतरनाक गैस है, कब टेस्ट किया गया, किसके द्वारा टेस्ट किया गया, कितना गैस लेवल है, वो सब चीज वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल एंड मीन्स टू समवन, वहाँ पे अगर कुछ क्या हो रहा है भाई, इमरजेंसी हो रहा है, तो वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए सर्विस अवेलेबल होना चाहिए, है ना। उसके बाद है ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, है ना। कम्युनिकेशन प्रोसीजर बिटवीन इंटरेंट एंड अटेंडेंट, जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर रहेगा, जो बाहर रहेगा, जिसको इंटरेंट और अटेंडेंट बोलते हैं, उनके बीच बातचीत करने के लिए भाई कम्युनिकेशन प्रोसीजर प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके बाद ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, जितने भी आवश्यक इक्विपमेंट है, जैसे पीपी हो गया, टेस्टिंग किट हो गया, है ना, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैसे पीपी में हेलमेट, शूज, ग्लव, जैकेट, स्कार्फ, टेस्टिंग के लिए क्या, गैस डिटेक्टर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए वाकी टाकी, ये सब चीजें वहां पे होनी चाहिए। अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एडिशनल परमिट, है ना, अदर कुछ अगर नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो भी वहां पे मेंशन हुआ होना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस में वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। और एडिशनल परमिट, अगर एक्स्ट्रा कुछ काम कराना है उसके लिए भी परमिशन होना चाहिए, जैसे हॉट वर्क, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग का काम चलेगा तो उसका अलग से परमिशन लिया हुआ होना चाहिए। ये है आपका कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस यहाँ से आप लोग पढ़े, ये आपका डिफिनेशन भाई। डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल, अब कन्फाइंड स्पेस मतलब कौन कौन सा जगह काम चलेगा तो कन्फाइंड स्पेस होगा। ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये सब कन्फाइंड स्पेस है, जितना जगह दिख रहा है सब क्या है, कन्फाइंड स्पेस है। ये खतरा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर में, जब भी आपने आपको बताया हमने, ये सब खतरा है। फिर उसके बाद खतरा से बचने का उपाय है, क्या क्या करना है, जब भी आपको हमने बताया। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको ध्यान में रखना है आपको। फिर एंट्री परमिट मस्ट बी इंक्लूड, जो एंट्री परमिट होगा वहां पे एंट्री करने के लिए जो परमिशन मिलेगा, वहाँ क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या चीजें वहाँ पे देखना है, क्या क्या चीजें उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। जो एंट्री परमिट होगा, जो बुक रहेगा, उसमें क्या क्या लिखा रहेगा, वो चीज आपको देखना है। चलिए, तो कन्फाइंड स्पेस आपका खत्म हो गया, है ना। कन्फाइंड स्पेस कल पढ़िएगा लो आप लोग, है ना। अब कल कन्फाइंड स्पेस में जो भी डाउट है उसको पूछना है। अभी हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। हम कन्फाइंड स्पेस कल रिवीजन करके आइएगा लोग, कन्फाइंड स्पेस हम पूछेंगे आपसे। और कुछ पूछने के लिए दिए थे हम, स्कार्फ होल्डिंग कंपोनेंट्स ने बोले थे ना, बोलिए। कभी कहाँ है भाई?
कुछ नहीं बोले थे हम। कल हम वही बोल पाए थे, ये नहीं बोलते ही। ये तो यार अच्छा बोलते हैं। बोले क्या हो गया, हमारा नहीं तो कैसे बोले, हमारा कम के नहीं थे तो अपने टाइम होता था, ये लोग तो चलिए हम पूछते हैं। किया ना, जानते क्या बोला कि नितेश यस सर। नितेश कुमार। आप बताइए अनसेफ एक क्या होता है? सर किसी भी कार्य को करने से पहले उसके खतरा को पहचानना और वर्करों को बताना अनसेफ वर्क कहलाता है। अनसेफ एक पूछ रहे हैं, एक। अनसेफ अनसेफ मतलब कोई भी काम जैसे करने जा रहे हैं, काम वो सही नहीं है, कुंदन फिर आप भी हम बताइए कर अनसेफ एक का डिफिनेशन। फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो अनसेफ काम हो गया, अनसेफ वर्क। सर कोई भी वर्कर के द्वारा जाने अनजाने में गलती हो गया उसको सर अनसेफ अनसेफ एक्ट बोलते हैं। जैसे सर कोई गार्ड मशीन का गार्ड निकाल के उसको यूज करना, कोई इक्विपमेंट का, या पीपी नहीं पहनना, या भाग दौड़ करना साइड पे, ये सब अनसेफ एक्ट में है सर। मनीष अनसेफ कंडीशन का बताइए आप। काल से कोई काल से हम जानते हैं उसके लिखा है नहीं कुछ क्या मिलू ना कर अनसेफ कंडीशन ना होमवर्क करते हैं ऐसे ही व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? हो गया सर। हो गया। ये इसका डिफिनेशन है आपके पास, इसको याद कीजिएगा। लो उसके बाद लिखिए व्हाट इज अनसेफ एक्ट। कॉन्सेप्ट एक What is unsafe? एक्ट एक्ट ACT एक्ट। तारीफ हो गया। जी सर। व्हाट इज TBT? हो गया सर। TBT हो गया। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? हो गया। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? सर। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग हो गया। यस सर। तीन बोल रहा है व्हाट इज फायर?
व्हाट इज फायर, उसके बाद सर? बस इतना ही। अभी ये देखिए सामने दिख रहा है, यस स्क्रीन सर, शो हो रहा है क्या? यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। दिख रहा है स्क्रीन? बोलिए। यस सर। ठीक यस सर। ठीक है सर, हाँ दिख रहा है सर। समझा जाए इसको, थोड़ा समझाते हैं फिर बताएंगे आगे आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स। फायर्स का मतलब आग का वर्गीकरण। जो आग होता है ना, उसको उस सभी आग को क्या किया गया है भाई? अलग अलग वर्ग में बांट दिया गया है। जैसे फायर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू फ्यूल टाइप। जो फ्यूल होता है, ईंधन, कॉम्बस्टेबल मटेरियल होता है, जलने वाला चीज होता है ना, उन सब के अकॉर्डिंग क्या किया गया भाई? फायर को 5 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 5 भाग सर, 5 5 भाग भागों में। 5 भागों में। 5 भाग में, कितने में? 5 भाग में सर। 5 भाग में बांटा गया। पढ़ेंगे उसको। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास एफ फायर, और एक अलग सफिशिएंट होता है भाई इलेक्ट्रिकल फायर। ये है आपका क्लास 5, है ना। 5 क्या होता है आपका? 5 कैटेगरी होता है किसका? फायर का। पहला होता है क्लास ए फायर। कौन सा होता है? क्लास ए। क्लास ए फायर किसको बोलते हैं भाई? तो देखिए, फायर इन्वॉल्व कॉम्बस्टेबल सॉलिड मटेरियल सच एज पेपर, वुड, कोल, टेक्सटाइल, रबर, प्लास्टिक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ईटीसी। क्लास ए फायर हम किसको बोलते हैं भाई? तो फायर इन्वॉल्व कॉम्बस्टेबल सॉलिड मटेरियल। जब सॉलिड चीजों में आग लगेगा। कहाँ आग लगेगा? सॉलिड चीजों में। कहाँ लगेगा भाई? मजबूत चीज। सॉलिड चीजों में। सॉलिड चीजों में जब आग लगेगा, है ना, वो हो जाएगा आपका फायर, क्लास ए फायर। क्लास ऑफ क्लास ए फायर। फायर। क्लास ए फायर सॉलिड। सॉलिड चीज समझता है ना, ठोस चीज। जैसे पेपर हो गया, वुड मतलब लकड़ी हो गया, कोल मतलब कोयला हो गया, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा हो गया, रबड़ आप समझिए रहे हैं, प्लास्टिक हो गया। इन प्लास्टिक, इन सब चीजों में जैसे ही आग लगेगा, उसको हम क्लास ए फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास ए फायर। क्लास ए फायर। सॉलिड चीजों में जब आग लगता है भाई, उसको हम क्लास ए फायर लगते हैं। एग्जाम्पल में भाई क्या बोलते हैं उसको? एग्जाम्पल के तौर क्या क्या बोल सकते हैं? पेपर में आग लग जाए, कोयला में आग लग जाए, लकड़ी में आग लग जाए, कपड़े में आग लग जाए, रबड़ में, प्लास्टिक में, ये सब क्लास ए फायर होता है। कौन सा फायर होता है? क्लास ए फायर सर। हाँ। अब इस आग को बुझाने के लिए हम कौन सा एक्सक्यूजर यूज करते हैं? तो लिखा है वाटर फायर एक्सक्यूजर इज यूज्ड टू एक्सक्यूज दिस फायर। मतलब इस आग को बुझाने के लिए वाटर फायर एक्सक्यूजर का यूज करते हैं। कौन सा? वाटर। क्लास ए फायर को बुझाने के लिए हम वाटर फायर एक्सक्यूजर इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी में हम फोम और ड्राई केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड बकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो बाल्टी होता है ना बालू का, उससे भी इसको हम बुझा सकते हैं। ये है आपका क्लास ए फायर।
जैसे सॉलिड मटेरियल में आग लगेगा, जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक, तो उसको हम क्लास ए फायर बोलेंगे। उसको बुझाने के लिए हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वाटर अवेलेबल ना हो तो हम किसका, फोम वाला या ड्राई केमिकल पाउडर, इसको डीसीपी बोलते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड बैकेट भी यूज कर सकते हैं। ये है क्लास ए फायर। क्लास अब है क्लास बी। क्लास बी को देखेंगे भाई। क्लास बी में फायर इन्वॉल्व कॉम्बस्टिबल फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंस सच एज पेट्रोल, ऑयल, डीजल, अल्कोहल, पेंट, ग्रीस एंड सोलवेंट। क्लास बी फायर में क्या होता है भाई, इसमें लिक्विड होता है, उसमें सॉलिड था जिसको ठोस बोलते हैं, इसमें आ जाता है आपका लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड में जब आग लगेगा, कहाँ आग लगेगा, लिक्विड में। कौन से लिक्विड में, कॉम्बस्टिबल लिक्विड में, जो ज्वलनशील है, जैसे पेट्रोल में लग जाए, किसी ऑयल में लग जाए, डीजल में लग जाए, अल्कोहल में लग जाए, पेंट में लग जाए, ग्रीस में लग जाए, इन सब चीजों में आग लगेगा तो उसको हम क्लास बी फायर बोलते हैं। कौन सा फायर बोलते हैं, क्लास बी फायर। क्लास बी फायर, है ना। जब लिक्विड चीजों में आग लग जाए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, उसको क्लास बी फायर बोलते हैं। अब इस आग को बुझाने के लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। उस किसको करते हैं भाई, फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे भाई हम, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और DCP ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है क्लास सी फायर। कौन सा, क्लास सी फायर। क्लास सी फायर। फायर इन्वॉल्व्स कॉम्बस्टिबल फ्लेमेबल गैस सच एज हाइड्रोजन, ब्यूटेन, LPG, मीथेन, प्रोपेन, DA, एसिटिलीन, है ना। ये सब क्या है, गैस है। जितना आप देख रहे हैं गैस है। क्लास सी में क्या होता है कि जब किसी गैस में, ज्वलनशील गैस में आग लग जाएगा ना, तो उसको हम क्लास सी फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास सी फायर बोलते हैं। जैसे कि भाई हाइड्रोजन में आग लग जाए, ब्यूटेन में आग लग जाए, LPG में लग जाए, मीथेन, प्रोपेन, DA, एसिटिलीन, है ना, ये सब गैस में जब आग लग जाएगा उसको हम क्लास सी फायर बोलते हैं। और क्लास सी को एक्सक्यूज करने के लिए, बुझाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, तो कार्बन डाई एक्सक्यूसर। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एक्सक्यूसर का इस्तेमाल करेंगे क्लास सी फायर में। जैसे ही गैस वगैरह में आग लगेगा, किसी भी टाइप का गैस, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ब्यूटेन हो गया, LPG, मीथेन, प्रोपेन, यहाँ पे हम कार्बन डाई एक्सक्यूसर का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी में DCP या फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो DCP और फोम का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर आता है आपका क्लास डी फायर। कौन सा, क्लास डी फायर। क्लास डी फायर। अब देखिए क्लास डी फायर, फायर इन्वॉल्व्स मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, सोडियम एंड आयरन। जब क्लास डी में क्या होगा भाई, आग लगेगा, क्लास डी में जैसे मेटल वगैरह धातु में आग लगेगा, उसको हम क्लास डी फायर बोलते हैं। कहाँ आग लगेगा, धातु वगैरह में जब आग लगेगा उसको क्लास डी फायर बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम में आग लग जाए, एल्युमिनियम में आग लग जाए, पोटेशियम में आग लग जाए, टाइटेनियम में आग लग जाए, सोडियम में आग लग जाए, आयरन में आग लग जाए, उसको क्लास डी फायर बोलेंगे, है ना। मतलब धातु वगैरह में आग लगेगा मेटल में, तो उसको क्लास डी फायर बोलते हैं। इसको बुझाने के लिए हम कौन सा एक्सक्यूसर यूज करेंगे भाई, तो स्पेशल ड्राई केमिकल फायर एक्सक्यूसर। कौन सा, स्पेशल
स्पेशल ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे क्लास डी में। क्लियर। अब है आपका क्लास एफ फायर। कौन सा? क्लास एफ फायर। इसको देखेंगे भाई। फायर इन्वॉल्व किचन फायर सच एज कुकिंग ऑयल्स एंड फैट्स। ये क्लास ए फायर कहाँ लगता है? आग तो बोलते हैं क्लास ए फायर भाई, तो किचन में। कहाँ? किचन में। कहाँ लगता है भाई? किचन में। किचन में। जैसे ही किचन में आग लगेगा, अब किचन में कहाँ? बनाने वाला तेल है या कुछ फैटी चीज है, फैट्स वाला है ना, उन सब चीजों में जैसे ही आग लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा फायर बोलेंगे? क्लास एफ फायर। कौन सा? क्लास एफ क्लास फायर। एफ है। हाँ, किचन में जो खाना बनाने की सामग्री इस्तेमाल होता है, जैसे ऑयल हो गया या और सब मटेरियल, उन सब चीजों में जब आग लगेगा ना भाई, तो उसको क्लास एफ फायर बोलेंगे। अब उस आग को बुझाने के लिए हम वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वेट केमिकल। लिखा है ना, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सेकेंडरी में अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फोम और ड्राई केमिकल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था आपका क्लास एफ फायर। अब है इलेक्ट्रिकल फायर। क्या है? इलेक्ट्रिकल फायर, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। क्लास एफ तक ही हम काउंट करते हैं, ए बी सी डी और एफ, मतलब 5 फायर। इसको काउंट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर को। इसमें क्या लिखा है कि फायर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल फायर क्या होता है भाई? तो फायर इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड अप्लायंस। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के केबल में या तार में आग लग जाए, स्विच बोर्ड में आग लग जाए, स्टेबलाइजर में आग लग जाए, मशीन में लग जाए या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लग जाए, इन सब जगहों पे जब आग लगेगा तो उसको हम कौन सा फायर बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल फायर। कौन सा भाई? इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर सर। इलेक्ट्रिकल फायर जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगेगा, केबल में लगे, बोर्ड में लगे, स्टेबलाइजर में लगे, मशीन में लगे, उसको इलेक्ट्रिकल फायर बोलेंगे। अब इस आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें करते हैं। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर होता है। सेकेंडरी में आप ड्राई केमिकल पाउडर या ड्राई सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ड्राई केमिकल पाउडर या सैंड, बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है आपका क्लास ऑफ फायर। अब भाई इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, कल एक बार पढ़ के आइएगा। ये चीज भी हम आपसे कल पूछेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं समय से। पढ़ के आइए और जो जो दिए हैं उसको लिख के भी आइएगा।